गुड मॉर्निंग 11th क्लास। अपर्दित स्थल रूप के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो अपर्दित स्थल रूप है उनके अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर शर्क के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम जो कर रहे थे वो था हॉर्न वे, ग्रीश रंग और सिल्टेड कटक। ठीक है, इसके बारे में हम कल कर चुके हैं। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर हिमनद घाटी या गर्त। हिमनद घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं। आकार इनका कैसा होता है बेटा? अंग्रेजी का अक्षर जो यू होता है उन जैसा इनका आकार होता है, जिसके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल जो हैं वह तिवर होते हैं। ठीक है, इनके जी यदि मैं तलों की बात करती हूँ तो तल कैसे होते हैं? इनके चौड़े होते हैं, किनारे चिकने तथा ढाल जो हैं वह तिवर होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती हैं। मुख्य घाटी की एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से यह त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत से गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भरा होता है, जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्योर्ड कहा जाता है। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गोलाशम के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल, किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसी हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धोत कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे को क्या कहा जाता है? हिमानी धोत या आउटवॉश कहा जाता है। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धोत प्राय जो है वह स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनीद अपक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। चित्र 7.13 में हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हिमोड़ के बारे में। हिमोड़ क्या होता है? हिमोड़ हिमनद टील या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। हिमोड़ क्या है? हिमनद टील या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबे कटके हैं। अंततः हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोड़ जो है वह हिमनद घाटी की दीवार के समांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ जो है वह अंततः हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक के निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी की दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति जो है वह कैसे होती है? पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है। जो हिमानी जल है उसके द्वारा इसका क्या है? निर्माण होता है, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप जो हैं वह तलीय तथा तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ व तलस्थ के अंतर को पहचानना जो है वह कठिन होता है। एस्कर्स की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रभावित होता है अथवा इसके किनारों से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलाशम चट्टानी टुकड़ों और छोटे चट्टानी मलबा बहाकर लाती हैं, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वर्गाकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए हिमानी धोत मैदान। हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से चीका मिट्टी या मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख हिमानी धोत मैदान निर्मित होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ड्रमलिन के बारे में। ड्रमलिन क्या होते हैं? ड्रमलिन जो हैं वह हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप होते हैं, जिसमें रेत व बजरी के ढेर पाए जाते हैं। ठीक है, ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद की प्रवाह की दिशा के समांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे होते हैं। वे
30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्ट्रोस कहलाता है, जो पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल के लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अगर भाग या स्ट्रोस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन जो है वह हिमनद प्रवाह की दिशा को बताते हैं कि हिमनद का जो प्रवाह है वह किस दिशा में हो रहा है। ये हमें किससे पता चलता है? ड्रमलिन से पता चलता है। अब यहाँ हम देखेंगे तरंग व धाराएं। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक जो है वह विनाशकारी होते हैं। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक स्थान पर एक मौसम में अपरदन व दूसरे में मौसम में निक्षेपण हो सकता है। ठीक है, तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। देखिए, तटों के किनारों पर यदि हम अधिकतर परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं तो वो किसके द्वारा संपन्न होते हैं बेटा? तरंगों के द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और उसके साथ साथ ही सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्थानीय अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन होने से उनकी अवनमन में उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करते हैं। ये कारक कौन से हैं? स्थल, समुद्री तल की बनावट, समुद्र उन्मगन तट या जलमग्न तट। समुद्री जल स्तर को स्थिर या स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ऊंचे चट्टानी तट, निम्न समतल व मंद ढाल के आसादी तट। अब यहाँ देखेंगे ऊंचे चट्टानी तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं जो हैं वह अनियमित होती हैं तथा नदियाँ जो हैं वह जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जो हैं वह क्या हो जाते हैं? जलमग्न हो जाते हैं और फ्योर्ड तट बन जाते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपरदित स्थल रूपों की बहुलता होती है। ऊंची चट्टानी तटों के सहारे तरंगे जो हैं वह अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु का आकार ले लेती हैं। देखिए, जब ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे क्या करती हैं? तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु का आकार ले लेती हैं और तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु जो है वह शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं। समुद्री भृगु से गिरने वाली चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के साथ तट रेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, वेला चली प्रवाह वे तरंगे इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? रोध कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है, इसे क्या कहा जाता है? सिफ्ट कहा जाता है। जब रोधिका तथा सिफ्ट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लैगून कहा जाता है। कालांतर में लैगून स्थल से बाहर गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निम्न अवसादी तट। ये क्या होते हैं? निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान व डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई जो है वह बढ़ा लेती हैं। कहीं कहीं लैगून व जवारिये संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा समचिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल के लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की
बहुतता होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवर्तन से अवरोधिकाएँ लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। ठीक है, इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की स्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियां जो अधिक नदभार लाती हैं जिन निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ से